टाइमर टाइमर नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भारद्वाज अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अभी तक की अपनी क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने जहां मूल अधिकारों का टॉपिक फिनिश किया, अब हम आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निदेशक। राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, जहां राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहे हैं हम, या आप इन्हें बोल सकते हो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए, इनको क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो इनका इंग्लिश में देखते हैं हम कि इनको इंग्लिश में बोला जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आगे जो मैं यूज करूंगा वो ये शब्द यूज करूंगा, डीपीएसपी। अब हम बात करते हैं इसका सामान्य परिचय। तो जहां हम डीपीएसपी के सामान्य परिचय के बारे में समझेंगे, तो सामान्य परिचय क्या कहता है? देखो, सबसे पहली बात कि डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो जहां मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में था, वहीं डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। अच्छा, डीपीएसपी को संविधान के कौन से अनुच्छेद से कहां तक वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कि डीपीएसपी को अपनाया कहां से गया, तो डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। देखिए, आयरलैंड का संविधान जो है वो 1937 में निर्मित हुआ। आयरलैंड का संविधान कब बना? 1937 में बना। और भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को कहां से अपनाया है? तो वो अपनाया है आयरलैंड ने। जबकि आयरलैंड ने कहां से अपनाया? तो आयरलैंड ने इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को आयरलैंड से अपनाया, जबकि आयरलैंड ने इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया। और आयरलैंड का संविधान बना था 1937 में। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी होती है। तो जहां मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, वहीं डीपीएसपी जो हैं वो सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार कैसे होते हैं? वाद योग्य होते हैं। और डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी मूल अधिकारों को जहां न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, वहीं डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी न्यायपालिका नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं करवा सकती है। कि अगर किसी नीति निदेशक तत्व में कोई बात लिखी है, अनुच्छेद 36 से 51 तक कोई बात अगर लिखी है, तो न्यायालय में आप उस बात को लेकर नहीं जा सकते हो कि डीपीएसपी के अनुच्छेद इसमें यह बात लिखी है और सरकार हमें यह सब नहीं दे रही है, तो आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। अच्छा, अगली बात अगर देखी जाए तो नीति निदेशक तत्व जो हैं ये क्या है? तो इनका प्रयोग शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में किया जाता है।
यानी राज्य नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग कैसे करेगा? तो हमारे देश की सरकार इन नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग शासन व्यवस्था को चलाने में और शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के रूप में, जैसे आपकी आधारभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान है, वैसे ही आधारभूत तत्वों के रूप में नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग राज्य करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग राज्य कैसे करेगा? तो शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में करेगा। दूसरी बात, ये नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। आगे की बात हम देखें तो ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, ग्रेनविल ऑस्टिन इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाले बताते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से क्या होता है? सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीति निदेशक तत्वों को अपनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। और देखा जाए तो नीति निदेशक तत्वों से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। नेक्स्ट मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें डीपीएसपी के नाम से बोला जाता है। अब प्रश्न यह है कि ये डीपीएसपी का प्रयोग जो है, इनका सामान्य परिचय अगर हम देखें तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। वहीं डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। हालांकि आयरलैंड ने इन्हें कहां से अपनाया था? इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया। प्रकृति की बात करें तो ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होते हैं, और वाद योग्य नहीं होने के कारण इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो इनका प्रयोग शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में किया जाएगा, और नीति निदेशक तत्वों को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये सारा सामान्य परिचय हमने नीति निदेशक तत्वों के बारे में देखा। अब हम नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहां करता हूं अनुच्छेद 36, और अनुच्छेद 36 आपको बताता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए, आपने राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों में भी पढ़ी है, और मूल अधिकारों में आपने संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को पढ़ा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राज्य की वही परिभाषा होगी, राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 तथा भाग 3 में दी गई है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में लागू होती है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो राज्य के अंतर्गत आपकी भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार प्लस आपके राज्य की सरकार
प्लस आपकी स्थानीय सरकार प्लस आपके संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी किसमें शामिल होती हैं? राज्य के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां हो सकता है केंद्र सरकार की बात हो रही हो सकता है यहां राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, किसी भी प्रकार की संस्था की बात हम यहां कर सकते हैं। तो यह सब शामिल होता है आपके राज्य में। अब हम बात करते हैं इसी का अगला अनुच्छेद 37। यह अनुच्छेद 37 कहता है कि शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में, शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में डीपीएसपी का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करना या इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहां शब्द लिख दिया कि कर्तव्य होगा, इसका मतलब नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या थे? बाध्यकारी थे। मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हो इसके लिए न्यायपालिका सरकार को बाध्य कर सकती थी, वहीं नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। प्रवर्तनीय का मतलब है कि न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता, कि न्यायपालिका सरकार को इन्हें लागू करने के आदेश नहीं दे सकती है। जैसे मैं आपको निर्देश दूं कि अगर आप प्रतिदिन 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, तो ये मेरा केवल आप लोगों के लिए निर्देश है। मेरे निर्देशों को पालन करना आपका केवल कर्तव्य है, बाध्यकारी नहीं है। अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको सजा नहीं दे सकता या बाध्य नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, केवल मैं आपको निर्देश दे सकता हूं। तो ये अनुच्छेद 36 में और 37 की व्यवस्थाएं हैं। वहां जहां अनुच्छेद 36 में आपने राज्य की परिभाषा को पढ़ा, वहीं अनुच्छेद 37 में यह पढ़ा कि शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता है। चलिए देखते हैं आगे की व्यवस्था। मूल रूप से आपके नीति निदेशक तत्व देखो अब शुरू होते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में राज्य के लिए, अनुच्छेद 38 में राज्य के लिए एक निर्देश दिया गया है। यह राज्य को क्या करते हैं? केवल राज्य के लिए दिशा निर्देश है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए केवल और केवल एक दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। तो देखिए यहां पर अनुच्छेद 38 में क्या निर्देश दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह अनुच्छेद 38 में हमारे संविधान में, सुनना, हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 हमारे देश की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की हो, तो सरकार को एक निर्देश दे रहा है। और मैंने कहा था निर्देश कर्तव्य के रूप में है, बाध्यकारी नहीं है।
तो यहां अनुच्छेद 38 में राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, लोक का मतलब है जनता, यानी जनता के कल्याण करने के लिए सरकार एक क्या बनाए, सामाजिक व्यवस्था बनाए। और कैसी सामाजिक व्यवस्था? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। तो देखिए, जहां सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में भी आती है, तो मूल अधिकारों में जहां आपने स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये सब पढ़े, मूल अधिकारों में न्याय शब्द का उल्लेख नहीं था। न्याय शब्द की विशेषता यानी न्याय शब्द की अवधारणा कहां आ रही है? आपकी नीति निदेशक सिद्धांतों में। तो सबसे पहली बात तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 38 में यह प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की विचारधारा की बात कहां की गई है? तो यह न्याय की विचारधारा जो है, इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 38 में की गई। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अगली बात यह कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यानी आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और इस व्यवस्था को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार में जो है वो इस व्यवस्था को शामिल किया गया। तो देखिए, जहां अनुच्छेद 38 राज्य के लिए एक निर्देश दे रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, पहली चीज। दूसरी बात इसमें कहा गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का भी क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो ये मामला था आपका संविधान के अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, ये कहता है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति निदेशक सिद्धांत, यानी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करता है आर्टिकल 39। अब वो कौन कौन से नीति निदेशक तत्व हैं जिनका पालन राज्य को करना चाहिए? तो सबसे पहला, महिला एवं पुरुष को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएं। यानी पहला नीति निदेशक तत्व क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 39 में कि महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही हमारी सरकार समान अवसर उपलब्ध कराए रोजगार के। और इसके लिए सरकार क्या प्रयास करती है? तो सरकार ने इसके लिए मनरेगा कार्यक्रम चलाया, और इस मनरेगा कार्यक्रम जिसको 2008 से पूरे भारत में लागू किया गया, 2006 में जिसकी शुरुआत हुई थी, तो इस मनरेगा कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही इसमें समान अवसर प्रदान किया जाता है रोजगार के लिए। तो ये नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए हालांकि बाध्यकारी नहीं था कि सरकार ऐसा कार्यक्रम चलाए, लेकिन शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग करना भी तो राज्य का कर्तव्य है। तो इसलिए
सरकार ऐसा प्रयास करती है। दूसरी ओर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि देश के संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में किया जाए। इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश के जो भी भौतिक संसाधन हैं, कोयला, खनिज, लोहा, लकड़ी, इनका प्रयोग कभी भी किसी एक वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं, इनका प्रयोग हमेशा सामूहिक हित में यानी सभी के भले को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। ऐसा निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 39 बी में। सी में कहा गया है कि धन के केंद्रीयकरण पर रोक, धन के केंद्रीयकरण पर रोक लगाएगा राज्य, यानी धन को इकट्ठा नहीं होने देगा, सभी लोगों की धन तक पहुंच हो, धन की सभी तक पहुंच होनी चाहिए, ऐसा प्रयास राज्य करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला डी ये कहता है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। यानी अनुच्छेद 39 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर महिला और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी कितना दिया जाना चाहिए, समान। चाहे पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, अगर महिला और पुरुष साथ नियुक्त हुए हैं वैकेंसी में तो उनके वेतन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि राज्य महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई और एफ की तो इसमें कहा गया है कि राज्य महिला पुरुष के स्वास्थ्य तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था की सुरक्षा करेगा एवं दुरुपयोग से संरक्षण करेगा तथा बच्चों के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। यानी सरकार के लिए यह कहा गया कि महिला और पुरुष के स्वास्थ्य की सुरक्षा करे, बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, जो बालपन है उनका, उसकी सुरक्षा करे। यानी किसी भी कमजोरी के, चाहे आर्थिक कमजोरी के कारण कोई महिला वेश्यावृत्ति में ना धकेल दी गई हो, कोई आदमी अनैतिक कार्य ना करे, छोटे बच्चे चोरी वोरी करने नहीं लग जाएं, तो इन सब से सुरक्षा प्रदान करना किसका कर्तव्य बताया गया है, राज्य का कर्तव्य बताया गया। और साथ में ही यह भी कहा गया कि राज्य क्या करेगा, बच्चों की सुकुमार अवस्था एवं सुरक्षित दुरुपयोग से संरक्षण करेगा और बच्चों के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। इस बात का मतलब है जैसे सार्वजनिक पार्क में झूले लगवाना, खेल कूद के सामान लगवाना, बच्चों के उचित वातावरण ताकि उनका क्या हो सके, विकास हो सके। तो अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जा रही है, जहां पहला है कि महिला और पुरुष को रोजगार के समान अवसर राज्य उपलब्ध करवाए, यानी समान मिले इनको काम करने का अवसर। दूसरे में कहा गया देश के भौतिक संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में किया जाए। तीसरा धन के केंद्रीयकरण पर रोक, और चौथे में कहा महिला पुरुष को समान कार्य के लिए वेतन भी कितना समान मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ई और एफ जो हैं उनमें कहा गया कि महिला पुरुष के स्वास्थ्य, बच्चों की सुकुमार अवस्था, उनके दुरुपयोग से संरक्षण करेगा राज्य और बच्चों के लिए उचित वातावरण भी उपलब्ध कराएगा। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं
ये राज्य प्रदान करेगा। लेकिन इसी में एक अनुच्छेद और भी जोड़ा गया और वो था अनुच्छेद 39A, और इसमें कहा गया कि राज्य निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि राज्य, कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं रह सके, इसके लिए हमारी सरकार निशुल्क कानूनी सहायता, जिसके तहत आपको वकील मिलना, जिसके तहत आपको राशि मिलना, कई बार सरकार राशि भी देती है कानूनी रूप से सहायता के रूप में, तो ये सब कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। और इस व्यवस्था को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्या कहा गया 39 कैपिटल ए में? इसमें कहा गया कि राज्य, भारत में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह सके, इस हेतु राज्य क्या करेगा, सभी नागरिकों को या जरूरतमंद नागरिकों को जो है निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। तो ये बात थी आपकी आर्टिकल 39। अब हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और वो है अनुच्छेद 40। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, देखिए क्या कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं उच्च अधिकार प्रदान करेगा कि वे विकास के कार्यक्रम बना सके। देखिए, आज हमारे पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पहले ये सब संस्थाएं नहीं थी 1992 से पहले, क्योंकि इन्हें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले जो विकास किया करते थे ग्रामीण क्षेत्रों का, तो वह अनुच्छेद 40 के तहत था। अनुच्छेद 40 में कहा कि ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी हमारी सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रयास करेगी और इन पंचायत संस्थाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार सरकार प्रदान करे कि ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर के और क्या करे, विकास से संबंधित कार्यक्रम बना सके और उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके। तो बहुत बार पूछा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था पर बल दिया गया है, तो वो है संविधान का अनुच्छेद 40। नेक्स्ट हम अगली बात करें अगर, तो अगला है आपका अनुच्छेद 41 और इसमें कहा गया है कि राज्य रोजगार, शिक्षा तथा लोक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा। देखिए मेरी बात सुनिए। राज्य के लिए कहा गया कि राज्य रोजगार, शिक्षा तथा लोक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा नागरिकों को। तो रोजगार के अंतर्गत आप देखते हो कि सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए
और ये मनरेगा कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्टार्टअप, स्टैंड अप पॉलिसी और भी सरकार ऐसे अवसर उपलब्ध करवाती है जिनमें नागरिकों को रोजगार मिल सके। लेकिन मैंने कहा नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। आप न्यायालय में इस बात को लेकर के नहीं जा सकते हो कि संविधान के अनुच्छेद 41 में लिखा है कि राज्य जो है वो नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, और साहब यहां हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो न्यायपालिका इसे लागू भी नहीं करवा सकती है। मूल अधिकारों को लागू करवा सकती है लेकिन नीति निदेशक तत्वों को नहीं। तो इसलिए लेकिन राज्य क्या प्रयास करता है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए। शिक्षा की बात करें तो सरकार आंगनबाड़ी से लेकर के निशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करती है, और निशुल्क शिक्षा के साथ साथ सरकार प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोलती है। तो ये शिक्षा की बात अगर करें तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐसी शिक्षा भी उपलब्ध कराए, और करवाती भी है, ऐसे कार्यक्रम बनाती भी है। लोक सहायता के तहत आपको क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है। लोक सहायता के अंतर्गत आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। लोक सहायता के अंतर्गत आपको पेंशन, जिसमें आपकी वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल हो जाएगी, तो वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये सब सरकार उपलब्ध करवाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 41 में ये लिखा गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य नागरिकों को लोक सहायता, शिक्षा, रोजगार, काम ऐसे अवसर उपलब्ध कराएगा। वहीं संविधान का अनुच्छेद 42 क्या कहता है? देखो, तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कि राज्य नागरिकों को काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अनुच्छेद 42 में कहा गया कि राज्य नागरिकों को काम की न्याय संगत, यानी कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो कानूनी रूप से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाएं, इसका मतलब है कि सरकार, कोई भी नागरिक जो काम कर रहा है, सरकार नागरिकों को एक उचित वातावरण उपलब्ध कराए। जैसे आपने देखा होगा कि 6 दिन के बाद 1 दिन का ऑफ किया जाता है, छुट्टी आती है। 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन अवकाश होता है। तो ये मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाता है सरकार। प्रसूति सहायता, जिसके अंतर्गत आप देखते हो कि जननी सुरक्षा योजना उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये सब सरकार क्यों उपलब्ध कराती है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 42 में सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि नागरिकों को काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायताएं उपलब्ध कराएं। तो चलिए आगे की बात हम करते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो आता है आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43, और इसमें कहा गया है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। श्रमिक यहां पर कौन है? कर्मकार, जो मजदूर वर्ग है। उन लोगों के लिए सरकार ने कहा कि इनके लिए इतनी मजदूरी उपलब्ध कराओ कि ये अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो सरकार ने क्या किया कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी करने के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना,
कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, और ये कुटीर उद्योगों की स्थापना कहां की जाए? ये ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए। कुटीर उद्योगों की स्थापना कहां पर हो? ग्रामीण क्षेत्रों में। और आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास सरकार निजी या सहकारी किसी भी स्तर पर कर सकती है। ताकि देखो क्या होगा, गांव में अगर कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनके पास दो पैसों की आमदनी होगी और उनका जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो यहां पर सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना हो जो निजी या सहकारी किसी भी स्तर पर की जा सकती है। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और इस व्यवस्था को जो है वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा जोड़ा गया कि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और कल हमने अनुच्छेद 19 में भी इस बात का जिक्र किया था कि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास अनुच्छेद 19 ग में लिया गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 43 से आने वाला पहला प्रश्न बनता है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? तो 43 में। इसके लिए सरकार आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो है 43। और कुटीर उद्योग कहां? ग्रामीण क्षेत्रों में। किस स्तर पर? या तो निजी स्तर पर या सहकारी स्तर पर। और इसी में आपको सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का भी निर्देश सरकार को दिया गया है अनुच्छेद 43 में। तो ये अनुच्छेद 43 का दूसरा पॉइंट है, तो आप इसे अनुच्छेद 43 भी कह सकते हो। और इसे जोड़ा कौन से संशोधन द्वारा गया था? तो इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला आता है अपना अनुच्छेद 44। ये कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की स्थापना का प्रयास करेगा। राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा। यानी कहने का मतलब यहां राज्य सभी धर्मों के नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना करेगा जो विवाह, दहेज, उत्तराधिकार और तलाक आदि से संबंधित हो। देखिए, यह संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? यह कहता है कि हमारी सरकार सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। किससे संबंधित समान कानून बनाए? जो विवाह, दहेज, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया, लेकिन मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अनुसार ही चल रहा था। हिंदू धर्म में कोई महिला या कोई पुरुष अपनी पत्नी को अगर तलाक दे देता है
तो तलाक देने के बाद भी जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाए या वो कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है, तब तक उसको प्रतिमाह खर्चे के पैसे भेजेगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो कहीं न कहीं धर्मों में इन बातों को लेकर, विवाह, तलाक, संपत्ति, इन सब को लेकर के एक असमानता थी। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया कि राज्य ऐसा प्रयास करे कि विवाह, तलाक, दहेज, इनसे संबंधित सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बने, ताकि जैसे हिंदू धर्म में एक व्यक्ति एक पत्नी रखता है, दूसरी पत्नी तभी ला सकता है जब पहली वाली को तलाक दे। तो कई धर्मों में यह है कि एक साथ दो दो तीन तीन पत्नी रखने का भी है प्रावधान। तो इन सब को समाप्त करते हुए एक समान सिविल संहिता की स्थापना का प्रयास अनुच्छेद 44, जो कि मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां अनुच्छेद 44 में जो विवाह, दहेज, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित हो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, केवल गोवा राज्य ने इस व्यवस्था को लागू किया है। केवल एकमात्र गोवा राज्य जो है उस व्यवस्था लागू किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं विवाह, तलाक ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। तो यहां पर केवल गोवा राज्य में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला अनुच्छेद है 45 और अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराएगा। देखिए, यहां संविधान का अनुच्छेद 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों की प्रारंभिक देखभाल भी करेगा और उन बच्चों की प्रारंभिक देखभाल के साथ साथ उनके लिए शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा। यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि मूल संविधान में यह व्यवस्था 14 वर्ष तक के बालकों हेतु थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदलकर बदलकर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। सुनना, अनुच्छेद 45 में सरकार को एक निर्देश दिया गया और उस निर्देश में कहा गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल यानी उनके जीवन की देखभाल और शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। अब क्या हुआ कि मूल संविधान में ये जो व्यवस्था है वो 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए थी, लेकिन आपको पता है कल हमने पढ़ा था 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो अब इसको बदलकर कौन से संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदलकर और कितने वर्ष के लिए कर दी गई, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कर दी गई। तो यह है आपका संविधान का अनुच्छेद 45। अब अगली बात हम करते हैं इसमें, तो अगला आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? देखो, यह कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा
पिछड़े वर्गों, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के नागरिकों का आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान करेगा। देखिए इस बात का मतलब सुनना। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य एससी, एसटी, ओबीसी ये जो वर्ग के नागरिक हैं इनका आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करेगा ताकि सामाजिक भेदभाव से या सामाजिक शोषण से इनकी सुरक्षा करेगा। एक बात बताइए, कोई एससी का एसटी का व्यक्ति है जिसे अपने अधिकारों को के बारे में नहीं पता क्योंकि वो अशिक्षित है, तो उसका सामाजिक स्तर पर शोषण हो रहा होता है। अब राज्य क्या करेगा, इनको शैक्षणिक यानी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी इनको शैक्षणिक रूप से मजबूत करेगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। तो जब ये आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ये शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो इनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, ये सरकारी सेवाओं के पदों पर पहुंचेंगे और फिर इनके साथ होने वाला सामाजिक शोषण समाप्त हो जाएगा। तो सरकार यहां पर आपको पता है छात्रवृत्ति वगैरह प्रदान करती है, सरकार आरक्षण प्रदान करती है। तो ये सब क्यों प्रदान किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ताकि एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों का क्या हो सके, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो सके। तो ऐसा प्रयास राज्य अनुच्छेद 46 के तहत करता है। वहीं अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर, पोषाहार स्तर को उच्च बनाने एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। देखिए यहां कहा गया है कि सरकार के लिए एक निर्देश आया है कि नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च बनाओ। अब जीवन स्तर उच्च कब बने, जब इनका पोषाहार स्तर उच्च बने, और पोषाहार स्तर को उच्च बनाने के लिए सरकार चलाती है मिड डे मील योजना। सरकार ने चलाया राष्ट्रीय पोषण मिशन, सरकार ने चलाया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया गया है, मुख्यमंत्री दूध योजना। ये सब प्रयास सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि नागरिकों का पोषाहार स्तर उच्च बने, जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो, और मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए शराब बंद की गई। कहां, जैसे असम में, जैसे बिहार में, जैसे गुजरात में, जैसे तमिलनाडु में, जैसे तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई जाती है सरकार के द्वारा। तो ऐसा प्रयास किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, ताकि सरकार क्या कर सके, नागरिकों का जीवन स्तर उच्च बनाए, ताकि उनका पोषण स्तर अच्छा हो, और जब पोषण स्तर अच्छा होगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए मादक पदार्थों पर सरकार क्या करेगी, नियंत्रण का प्रयास करेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं कौन से अनुच्छेद में है, 47 में।
नेक्स्ट अगली बात अगर हम करें तो अगला आता है आपका अनुच्छेद 48। ये कहता है कि राज्य कृषि तथा पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन अपनाएगा। यानी सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन को अपनाए, यानी इनमें सुधार का प्रयास करे। तो सुधार का प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति, याद है आपको, राष्ट्रीय कृषि नीति सरकार ने चलाई 2000 में। कृषि में सुधार के लिए सरकार हरित क्रांति लेकर के आई, बूंद बूंद सिंचाई योजना, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए, और पशुपालन से संबंधित दुधारू पशुओं के वध पर रोक, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास, गाय के वध पर रोक, गाय के वध पर रोक, तो बछड़ों का संरक्षण, बछड़ों का संरक्षण। तो संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय के वध पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। क्यों? क्योंकि राज्य कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन अपनाएगा। इसी में अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया कि राज्य वन पर्यावरण का संरक्षण करेगा। राज्य वन पर्यावरण का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। और इस व्यवस्था को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो जहां संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि तथा पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन अपनाएगा, जिसके तहत देखो सरकार हरित क्रांति, राष्ट्रीय कृषि नीति, दुधारू पशुओं के वध पर रोक, गाय के वध पर रोक, ये सब अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 ए में राज्य वन पर्यावरण का संरक्षण करेगा, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 49 में कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करेगा। तो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे लाल किला है, आगरे का ताजमहल है, हवा महल है, जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थल जो हमारे इतिहास को दर्शाते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उनकी सुरक्षा में हमेशा पुलिस के जवान वहां तैनात रहेंगे। सरकार उनका संरक्षण करेगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 ये कहता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। इसका मतलब है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग किया जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका की को अलग कर दिया गया, यानी पृथक्करण किया जाएगा। यह डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है अनुच्छेद 50 से कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक्करण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो है अनुच्छेद 51। और इसमें कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति में वृद्धि का प्रयास करेगा।
यानी हमारी जो सरकार है, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि का प्रयास करेगा। इस बात का मतलब है कि हमारी सरकार ये प्रयास करे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े मधुर बने रहे। जैसे वर्तमान में देखो स्थिति यह है कि चीन ने गलवान घाटी जो है वहां झड़प हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, तो हमारा पहला प्रयास युद्ध का नहीं है, पहला प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये शांति बनी रहे। तो राज्य, तो इसके लिए मान लीजिए जैसे भारत और नेपाल के बीच में अगर कोई समझौता है तो नेपाल की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो उन संधियों का पालन करें। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संधि समझौता हुआ है तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना, तो ये जो राज्य हैं, गंगानगर जो जिले हैं, तो इनके नागरिक भी उस संधि का पालन करें। या भारत पाकिस्तान के बीच संधि हुई है तो राजस्थान की सीमा जो लगती है, गुजरात की सीमा जो लग रही है, तो इनके नागरिक या ये सरकारें जो हैं वो उस संधि का पालन करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। तो ये संविधान के राज्य के नीति निर्देशक कुछ सिद्धांत थे, इनके बारे में हमने चर्चा की। यहां से अमूमन एक प्रश्न जो है हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है, विशेषकर आपके पुलिस पटवार में तो खासकर पूछा ही जाएगा ये। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन आर्टिकल्स को आप क्रम से याद रखें, इनकी व्यवस्थाओं को जितना आप याद रखोगे ये अनुच्छेद उतने ही याद रहेंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा मूल कर्तव्य, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।